जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हमें संविधान में जो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्र पंचांग ये सभी बारे में जानना है। कब हमने अंगीकृत किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पहले नंबर पर बात करते हैं राष्ट्रगान की। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रगान की। अच्छा, इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अच्छा, आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को और किसे अपनाया गया था, तो आप उसे भी बताओगे। ठीक है, इसके बाद में करते हैं यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आप पेपर उठाकर देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सबसे पहली बार राष्ट्रगान यानी राष्ट्रगान जन गण मन को कहाँ गाया गया था? आप बोले कांग्रेस अधिवेशन 1911, कांग्रेस में अधिवेशन 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, कलकत्ता अधिवेशन में हमने राष्ट्र सबसे प्रथम बार इसे गाया गया था। इसके रचयिता का नाम कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनके रचयिता का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है, ठाकुर है या टैगोर है ना? तो ठाकुर नहीं है, टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है। अच्छा, इसकी बात और करते हैं, इसे किस भाषा में रचा गया है? तो इसे मूल बंगला में रचित और संगीतबद्ध है। ये संगीतबद्ध है, बिल्कुल संगीत की तरह इसे गाया जाता है। गाने का जो समय है, समयान है, वो 52 सेकंड का है। कितना है? 52 सेकंड का। तो आपको बातें याद रखनी है। मैं फिर बोल पूछता हूँ, कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। वो बात आपको बिल्कुल माइंड और भेजा में बिड़ जानी चाहिए। मैं कहता हूँ हमारा जो जनगण मन है, राष्ट्रगान है, किसने रचित किया था? तो आप बोलोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसे कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 की तारीख आप याद रख लेना। 27 दिसंबर 1911 को हमने कलकत्ता अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और वहां पर हमने सबसे पहले से गाया था। ये किस प्रकार की भाषा में है? बंगला भाषा में लिखे थे। किस प्रकार की भाषा में? बंगला भाषा में लिखे थे। और बंगला भाषा का लिखने का मतलब यह है कि इसे संगीतबद्ध गाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। कौन रचयिता है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की थी। जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत गाया गया था। इसको 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको इसमें याद करने की कौन सी जरूरत है, हम बतवाते हैं आपको। आपको सबसे पहले इसमें याद क्या करना है? तो आपको करना है राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया। आप बोलोगे सर इसे हमने उसी की तरह दर्जा दिया है। वंदे मातरम की रचना किसने की? आप बोलोगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको नीचे राष्ट्रगीत के नीचे आपको उनका नाम मिलता है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है, और 1896 में इसे गाया गया था। अधिवेशन जब उनका पहला हुआ था, राइट। इसके बाद में राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं। किसकी? राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं। और राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्यता का चैत का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। राइट, इसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। बाघ हमारा जो है, पैंथरा टाइगर्स हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ है ना, और राष्ट्रीय पशु है। अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई जनसंख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत देश में अब तक 27 बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए जा चुके हैं। बिल्कुल करेंटली डाटा है, आप इसे बेधड़क होकर याद कर सकते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, कौन सा है? तो आप बोलोगे राष्ट्रीय पशु हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे पैंथरा टाइगर बोलते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। और इसे क्यों अपनाया गया? क्योंकि इसकी फुर्ती, इसकी चाल, दृढ़ता, शालीनता आदि के लिए हमने इसे अपनाया गया है। देश में जो बाघों की संख्या घट रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए 1973 में जो कि बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया।
और अभी तक कितने देश में हो चुकी है, तो 27 बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं। किसकी राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं? भारतीय मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबा, आंख के नीचे सफेद निशान, सिर पर पंखे और आकार की एक कलगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू और कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। राइट, इसको आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं, और राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं कमल, यानी कमल और नीलम्बो न्यूक्लिपेरा, यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पौराणिकी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता है। प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका किया जाता है। इसे भगवान मुर्गा कार्तिक का वाहन माना जाता है, जब ईसाई के लिए पुनर्जागरण का प्रतीक था। आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है वो तालाबों में खिलता है, और तीजा जैसे पवित्र व्रत के लिए हम इसे तोड़ के लाते हैं घरों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की, जो बरगद का है और वृक्ष के रूप में इसे अपनाया गया। इनका तना सीधा व कठोर होता है। इसकी शाखाओं में जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ती हुई धरती में घुस जाती हैं एवं एक स्तंभ बन जाता है। तो स्तंभ बारे इसको हम याद कर लेते हैं। राइट, इसके बाद में बात करते हैं कि अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी एग्जाम की दृष्टि से आने वाली है। तो आप लोग क्या करने हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक बढ़िया से इस प्रकार के हाथ आपको देखने को मिलेगा, उस हाथ को ले जाना है और आपको इस प्रकार का एक यूट्यूब का चैनल दिखाएगा, उसको पट से दबा देना है। और यहाँ के सब्सक्राइबर जितने भी होंगे, जैसे 110 हो, 120 हो या 500 हो, उनको आपको 1000 कर देना है। वॉच टाइम इनका बहुत जल्दी कंप्लीट करवाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।